हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी और हिमाचल लाइनमैन का दोस्तों फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड भी कर दिया है। आज सेकंड पार्ट के अंदर दोस्तों हम जो लाइनमैन का प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसके अंदर दोस्तों किस लेवल के क्वेश्चन पूछे पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन का दोस्तों विस्तार से हम चर्चा करके अगले एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो दोस्तों डिटेल से डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों अभी तक आपने हमारा सिलेबस परचेज नहीं किया है तो इस नंबर पे दोस्तों मैसेज करके आप सिलेबस जितना जल्दी हो परचेज करके जो है स्टडी शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उन सिलेबस को ही हम जो है डिफाइन करेंगे वीडियो के थ्रू। वीडियो दोस्तों और व्हाट्सएप पेड ग्रुप और इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ टोटल सिलेबस ये दोस्तों इसके साथ ही आपका फ्री रहेगा। ओनली 150 जो है वो आपसे चार्ज लिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कोई चार्ज अनलिमिटेड टाइम तक नहीं रहेगा। टोटल सोल्यूशन दोस्तों आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में। आपको दोस्तों वही समझाया जाएगा, वही करवाया जाएगा जो एग्जाम में 99% जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं आज के सेकंड पार्ट से। तो लगभग 17 नंबर क्वेश्चन तो दोस्तों हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी और नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं वो भी दोस्तों मैंने डिटेल से बता दिया था। वो पार्ट आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें। लगभग 45 मिनट की वीडियो दोस्तों वो हो चुकी थी। लंबी हुई वीडियो होने के कारण दोस्तों उसको बंद करना पड़ा था। आज 18 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों हम कवर करेंगे ताकि नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकता है उसका थोड़ा सा आइडिया दोस्तों लगाया जा सके, ठीक है। किरचॉफ के नियम के अनुसार लूप के किसी बिंदु पर धारा का मूल्य होगा। यहाँ पे धारा के मूल्य की दोस्तों बात की गई है। धारा के मूल्य की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ए, शून्य, ठीक है। शून्य क्यों रहेगा? क्योंकि दोस्तों किरचॉफ का करंट का नियम क्या कहता है कि आने वाला करंट और दोस्तों बाहर जाने वाला करंट, इन दोनों का जो यहाँ जंक्शन पॉइंट पर जो करंट का मान होगा वो क्या होगा दोस्तों? जीरो होगा। यानी आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं किस लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट के नियम से, ठीक है। करंट का नियम दोस्तों हम देखें तो यहाँ से बनता है पहले नियम की परिभाषा। अब पहला नियम कौन सा है? वो दोस्तों है हमारा किरचॉफ का करंट का नियम, यानी पहला ही नियम। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो करंट का लॉ है, ठीक है, केसीएल जिसको बोला जाता है, ये कौन से नंबर का नियम है? पहला है या दूसरा है? तो ये दोस्तों कौन से नियम का लॉ है? ये दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ फर्स्ट नियम है। उसके बाद दोस्तों किरचॉफ केवीएल, केसीएल के बाद आता है दोस्तों हमारा केवीएल। ये कौन सा लॉ है? ये दूसरे नंबर का लॉ है। दो लॉ दोस्तों किरचॉफ के द्वारा दिए गए थे जिनसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, लाइनमैन या एसए का दोस्तों, एसएसए का किसी भी टाइप का एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से जरूर एग्जाम में देखे जाते हैं। इसमें दोस्तों ये डेफिनेशन में क्या बता रहा है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि, संधि को बोलते हैं दोस्तों जंक्शन, और नोड पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन जहां दो से अधिक चालक आकर मिले, दो से अधिक चालक आकर मिलने का मतलब दोस्तों ये होता है, ठीक है। दो से अधिक यानी 3 4 5 कितने भी चालक। अब इनको देखें तो हम 4 चालक दोस्तों यहाँ पे आकर मिल रहे हैं, ठीक है। तो दो से अधिक चालक जहां पर आकर मिले, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा दोस्तों क्या क्या कर रही है? सर्किट से बाहर जा रही है, जंक्शन पॉइंट से बाहर जा रही है। तो इसको दोस्तों कहते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। इस किरचॉफ का संधि नियम, जंक्शन नियम, बिंदु नियम या इसको दोस्तों केसीएल के नाम से जाना जाता है। ये किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ये आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किरचॉफ का नियम किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये केसीएल की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। ओनली यहाँ पे किसकी बात हो रही है? केसीएल की बात हो रही है, करंट किरचॉफ करंट लॉ। इसके अलावा थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ें तो इसका डायग्राम भी दिखाया गया है जिसमें अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों I2 जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहा है तो I1 क्या है? बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। I4 दोस्तों बाहर जा रहा है तो I3 क्या हो रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। तो कहने का मतलब जितना करंट सर्किट की तरफ, जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। इसी को ही दोस्तों बड़े बड़े शब्दों में समझा जा सकता है या दोस्तों आसानी से समझा जा सकता है कि करंट केसीएल के अंदर क्या बताया जाता है? किसी भी परिपथ के अंदर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? जीरो होता है या बराबर होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है।
चलिए अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है दोस्तों केवीएल, और केवीएल से रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अच्छे लेवल का पूछा जाता है। इसमें डिफाइन क्या किया गया है, किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें दोस्तों डेफिनेशन में डूबने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल आप कह सकते हो वो अप्लाइड वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। यानी दोस्तों ये एक सर्किट है, इसके अंदर जितने अप्लाइड वोल्टेज किए गए हैं वो वोल्टेज ड्रॉप के क्या है बराबर है। जितने के जितने वोल्टेज दिए जा रहे हैं ना वो इसमें ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्टेज क्या हो रहे हैं ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसको हम सिंपल ला, किरचॉफ का ला हम कह सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज ला। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो आवेश पर आधारित था और ये दोस्तों हमारा है ऊर्जा के संरक्षण पर, ऊर्जा के संरक्षण पर। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। KVL किस पर आधारित है, तो ये दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। KCL दोस्तों पूछा जाए तो वो किस पर आधारित है, ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि KCL जो है वो कौन से नंबर का नियम है, तो KCL जो है दोस्तों वो है फर्स्ट नंबर का नियम। दूसरा पूछा जाता है कि KVL कौन से नंबर का नियम है, तो वो है दोस्तों दूसरे नंबर का नियम। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि KCL जो है वो किस पर आधारित है, तो KCL जो है वो दोस्तों आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश के संरक्षण, ये छोटी सी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर KVL पूछा जाए किस पर आधारित है, तो वो दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से रिपीटेड किए गए हैं, बार बार बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो हल्का सा क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को दोस्तों EMF कहा जाता है। क्या कहा जाता है, EMF कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में चलाती है। एक दोस्तों होता है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लें दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स चलाती है उसको MMF कहते हैं। EMF दोस्तों जो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को चलाती है उसको EMF कहा जाता है। दोस्तों तीन प्रकार की हमारी ये डेफिनेशन हो जाती है। एक तो दोस्तों EMF हो जाती है, एक वोल्टेज हो जाती है, एक PD हो जाती है। इन सभी को वोल्ट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, किसी भी दो टर्मिनलों के बीच मापी गई वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, EMF किसी भी जो मशीन है उसके अंदर जो पैदा या इंड्यूस्ड होती है उसको EMF, उसके अंदर जो बल लाइन जो फोर्स जो चल रही है, ठीक है, जो इसके अंदर फोर्स एक पैदा कर रही है उसको दोस्तों EMF कहा जाता है। ठीक है, MMF दोस्तों ये कोई भी सर्किट के अंदर जब करंट बहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर करंट बहता है तो उसके चारों तरफ एक लाइन जो फोर्स बन जाती है, इसको MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये तीन प्रकार की डेफिनेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। विद्युत वाहक बल को हिंदी में दोस्तों अब पता चल गया होगा, इसको कहते हैं EMF। चिन्ह के निर्धारण के लिए गिरते विभव का मूल्य होना चाहिए। अगर विभव गिर रहा है, विभव को कहते हैं दोस्तों वोल्टेज, एक टाइप से वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज गिर रही है तो उसका मूल्य क्या होगा दोस्तों, उसका ऋणात्मक होगा। और चढ़ते विभव की बात की जाए तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। हल्का सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी हल्का सा क्वेश्चन है और ये हम कर भी चुके हैं। किरचॉफ के नियम है, तो किरचॉफ के नियम दोस्तों हम दो नियम कर चुके हैं। सबसे पहला कौन सा नियम था, KCL। कौन सा था, KCL। दूसरा कौन सा था, KVL। ये दोनों के दोनों नियम दोस्तों पढ़ चुके हैं। किरचॉफ का जो करंट का लॉ है ये दोस्तों ऊर्जा, ये है हमारा आवेश के संरक्षण पर आधारित, ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये है ऊर्जा संरक्षण के पर आधारित, ठीक है। दोनों के दोनों नियम दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट लॉ क्या कहता है किरचॉफ का, कि आने वाले और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। KVL क्या बताता है कि अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों के दोनों नियम दोस्तों हल्के फुल्की डेफिनेशन के साथ कवर किए जा सकते हैं। इनके अंदर ज़्यादा गहराइयों में डूबने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, किसका पेरा विद्युत सामर्थ्य सबसे अधिक है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये वर्डिंग समझनी पड़ेगी कि पेरा विद्युत होता क्या है, ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी किया था, ठीक है। इसको दोस्तों डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको अचालकता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचालकता, ठीक है,
चालकता, ठीक है, इसको अचालकता भी बोला जाता है, इसको दोस्तों कुचालकता भी बोला जाता है, इसको दोस्तों पेरा विद्युत सामर्थ्य भी बोला जाता है। पेरा विद्युत किसकी बात की जा रही है, तो ये एक टाइप से इंसुलेटर की बात की जा रही है। तो किसका पेरा विद्युत सामर्थ्य सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक सामर्थ्य की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो बेकेलाइट का है। किसका है, बेकेलाइट का। पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों स्विच का पहला ही क्वेश्चन था कि स्विच जो है वो धारक के किस में जोड़ा जाता है, तो फेज में जोड़ा जाता है। पी की दोस्तों हम बात कर रहे थे, जिसको गर्म वायर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों स्विच किसके बनाए जाते हैं, ये किसके बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, ठीक है। हवा का भी दोस्तों सामर्थ्य है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब दोस्तों अगर हम हल्का सा क्वेश्चन यहाँ पे कवर करें कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है, ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो होती क्या है, तो कोई भी दो टर्मिनलों पर वोल्टेज अप्लाई किए जाए, इधर से और इधर से, ठीक है, ये जब तक इसको अपने अंदर फटे भी ना रोक सके, ठीक है, जब तक ये पंचर ना हो जाए तब तक जो उसकी वोल्टेज नोट की जाती है, तब तक की उसकी जो वोल्टेज नोट की जाती है उसको दोस्तों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है, ठीक है। डिटेल से हम देख भी लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि किसका पेरा विद्युत सामर्थ्य सबसे अधिक होता है, तो बेकेलाइट का सबसे अधिक होता है, 17 से 21 तक का किलोवोल्ट तक का बेकेलाइट का होता है, ठीक है। हवा का तो दोस्तों 3.0 कुछ होता है, तो ये बहुत कम होता है। कांच का भी कम होता है, कागज का भी कम होता है, बेकेलाइट का बहुत ज़्यादा होता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन यहाँ से जुड़ा हुआ पूछा जाता है ना, तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। देखिए पेरा विद्युत सामर्थ्य होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंसुलेटिंग पदार्थ बिना बंधन, बिना फटे, बिना ब्रेकडाउन, 3 प्रकार के वर्ड हो जाते हैं, बिना बंधन, बिना ब्रेकडाउन और बिना फटे हुए सहन कर सकता है, उस पदार्थ को उसका पेरा विद्युत सामर्थ्य कहा जाता है, ठीक है। पेरा विद्युत पदार्थों में विद्युत अर्गों के विशेष विन्यास के लिए न्यूनतम विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र जिसके लगाने पर ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। ब्रेकडाउन होने का मतलब है दोस्तों, ये जैसे ये हमारा ऑयल टेस्टिंग किट है, आपने देखी होगी, जो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसका ऑयल कैसे चेक किया जाता है कि ये ऑयल ठीक है या सही नहीं है या गलत है, ठीक है। तो ये दोस्तों किया जाता है इस मशीन के द्वारा, जिसको ऑयल टेस्टिंग किट कहा जाता है, OTK, ठीक है, OTK इसको बोला जाता है ऑयल टेस्टिंग किट। इसके अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, जो ये बिकर रखा हुआ है कांच का, इसके अंदर ऑयल डाला जाता है ट्रांसफार्मर का। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक किया जाता है तब इसके अंदर दोस्तों डाला जाता है, और इन दोनों टर्मिनलों पर तब तक वोल्टेज बढ़ाई जाती है जब तक इसके बीच में स्पार्किंग होना शुरू ना हो जाए। जहाँ पर स्पार्किंग होंगे वहाँ पर दोस्तों इसके अंदर वोल्टेज नोट कर लेंगे कि इस ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो मान लो 22 kV है, ठीक है। 22 किलो वोल्ट अप्लाई करने के बाद इसमें स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, भंजन होना शुरू हो जाती है। तो ये दोस्तों ऑयल टेस्टिंग किट है, जिसके द्वारा जो हमारा इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसका ब्रेकडाउन टेस्ट किया जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट की जाती है कि कितने वोल्टेज के बाद ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। आपने ये मशीन दोस्तों अभी तक नहीं देखी होगी, इसको ऑयल टेस्टिंग किट के नाम से जाना जाता है। पावर हाउस का ऑयल का जो ट्रांसफार्मर का ऑयल रहता है वो दोस्तों इसमें चेक किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी पेरा विद्युत सामर्थ्य दी हुई है, ठीक है। पेरा विद्युत सामर्थ्य को दोस्तों मेगा वोल्ट, यहाँ पे मेगा वोल्ट दी हुई है, या दोस्तों यहाँ पे KVM भी दिया जा सकता है, ठीक है, KVMM, ठीक है, ये भी दिया जा सकता है, किलो वोल्ट भी दिया जा सकता है, या दोस्तों VM भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, हीलियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0.15। इसके अलावा दोस्तों वायु की, अभी वायु का ऑप्शन भी हमने देखा था, तो मैंने बताया था कि 3.0 जो होती है वो हमारी इसकी वायु की होती है। उसके दोस्तों एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 13.4। ये दोस्तों हमारी कांच की होती है, जो खिड़की का कांच होता है। कांच की भी दोस्तों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जो हमें पता होना चाहिए। ये दोस्तों MV में दी हुई है। उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन तेल जो खनिज तेल, जो हम अभी अभी बात कर रहे थे, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल डाला जाता है, उस खनिज तेल की दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी पूछी जा सकती है। बेंजीन का इतना होता है दोस्तों, पॉलीस्टीरीन का इतना होता है, पॉलीएथिलीन का इतना होता है दोस्तों। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनता है ना, जिसका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो दोस्तों हमारा बनता है एक तो अभ्रक का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 118 यानी 118। हीरा का कितना होता है, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है दोस्तों 2000। कितना होता है, 2000। तो ये कुछ दोस्तों इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
इसके अलावा मोम की, कागज़ की भी पूछी जा सकती है, तो 40 से लेके 60 तक की MVM हो सकता है इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज, भंजन वोल्टेज, या दोस्तों जब तक वो अपने अंदर फटे बिना उसको रोक सके, कितने केवी तक, कितने MV तक वो अपने अंदर बिना फटे किसी उसको रोका जा सके, तो उसको उसकी दोस्तों पेरा विद्युत सामर्थ्य या दोस्तों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अक्सर जो है इसमें गलती बिल्कुल ही नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है वो इसी लेवल का दिया गया है कि परा विद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या है। तो इकाई दोस्तों MV भी दिया जा सकता है, M भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारा दिया गया है KV के अंदर दोस्तों डबल M आ गया तो हमारा ये हो जाता है। MV के अंदर दोस्तों सिंगल M भी लगाया जा सकता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों हल्का फुल्का उठाया जा सकता है कि परा विद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या है, इसको किस में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ, देखिए दोस्तों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से 3 से 4 क्वेश्चन इसमें इस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो पदार्थों का पेरा विद्युत सामर्थ्य किस पर निर्भर करता है, यानी दोस्तों जो कोई भी पदार्थ है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर निर्भर करती है, तो दोस्तों उसकी मोटाई पर भी निर्भर करती है, उसकी आर्द्रता पर भी निर्भर करती है, उसकी तापमान भी निर्भर करती है, उसके वोल्टेज पर भी निर्भर करती है, और वो किस पदार्थ से बना हुआ है उस पर भी निर्भर करती है, यानी दोस्तों किस पदार्थ से बनाया हुआ है उसको, ठीक है। ये 5 प्रकार की चीज़ें होती है जिन पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही हल्का सा शानदार क्वेश्चन है, हीटर, बल्ब तथा गीजर यह किस पर कार्य करते हैं। हीटर और बल्ब और गीजर 3 प्रकार के दोस्तों इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, किस पर काम करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों तापन प्रभाव पर, तापन प्रभाव को दोस्तों हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन एक फ्यूज का पूछा जाता है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फ्यूज भी दोस्तों हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। फ्यूज को सर्किट के किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमने पिछली वीडियो में भी दोस्तों क्वेश्चन कवर किया था, ठीक है। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फ्यूज दोस्तों हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी दोस्तों हमने कवर किया था, ठीक है। जो हमारा किटकैट फ्यूज था, HRC फ्यूज था, रिवायरेबल फ्यूज था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्यूज हमने दोस्तों पिछली वीडियो में जो है कवर किए थे। चलिए बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ क्या होता है, यानी दोस्तों जो एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट का मटेरियल पूछा गया है। जो लेड एसिड बैटरी की यहाँ पे बात की गई है, जो घरों में यूज की जाती है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी की बात की गई है। तो लेड एसिड बैटरी का सक्रिय पदार्थ की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन जो रहेगा इसमें हमारा ए रहेगा। धनात्मक प्लेट की बात करें तो उसका लेड परऑक्साइड होता है, और संपोजी लेड जो होती है वो दोस्तों हमारी नेगेटिव प्लेट होती है। दोनों की दोनों प्लेटों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लेड परऑक्साइड पॉजिटिव और स्पॉन्जी लेड हमारी नेगेटिव होती है, ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है, इसमें जो लेड परऑक्साइड होती है ना, इसको PbO2 भी बोल देते हैं, ठीक है। लेड, कई बार लेड परऑक्साइड नहीं लिखा होता, PbO2 लिखा होता है, तो वहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। संपत्ति लेड को दोस्तों डायरेक्ट PB बोला जाता है, PB, इसको इससे दर्शाया जाता है, इसको इससे दर्शाया जाता है। तो इसमें भी दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा वो है, लेड एसिड बैटरी में धन प्लेटों की संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए जैसे कोई बैटरी है उसके अंदर धन प्लेटों की संख्या जो होती है वो ऋण प्लेटों की संख्या से कम होती है। ऋण प्लेटों की संख्या से क्या होती है, वो कम होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये हमारा होता है सेल का सिंबल, ठीक है। जब 2 सेलों को या 2 से अधिक सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो दोस्तों उसको हम कहा जाता है बैटरी, उसको क्या कह देते हैं, बैटरी कह देते हैं। आइए थोड़ा डिटेल से दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। तो इस छोटे से टॉपिक के अंदर दोस्तों सेल और बैटरी टोटल कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सेल, क्योंकि सेल से ही बैटरी बनती है। तो सेल एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उस दोस्तों सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को किस नाम से जानते हैं, बैटरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक प्राइमरी सेल होता है, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब बैटरी किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में
दो या दो से अधिक सेलों को किस में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसको बैटरी कहते हैं। इसमें ईएमएफ अधिक रहती है। अब एक सेल की ईएमएफ अलग होगी और दो सेल की ईएमएफ क्या होगी, अलग होगी। उनको जोड़ते चलेंगे, ठीक है। इनको जब सीरीज में जोड़ेंगे तो इनको जोड़ते चलेंगे तो उसको उसकी क्या कह देते हैं, ईएमएफ कह देते हैं। तो ईएमएफ हमेशा बढ़ती रहती है जब इनको सीरीज में जोड़ा जाता है। अब प्राइमरी सेल क्या क्या किसे कहा जाता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इस श्रेणी में वे सेल आते हैं जिन्हें रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं तथा सेल के डिस्चार्ज होने पर सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। सेल को डिस्चार्ज होने पर फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल। एक बार सिर्फ यूज किया जाए, सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं प्राइमरी सेल का, उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी सेल। अब सेकेंडरी सेल कौन से हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों जैसे हमारा हो जाता है शुष्क सेल हो जाता है, या दोस्तों हम बात करें साधारण सेल की बात करें जिसको वोल्टेइक सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डेनियल सेल, मर्करी सेल, इन लैंकलांची सेल, ये दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये सभी के सभी सेल कौन से टाइप के हैं, तो ये दोस्तों हमारे प्राइमरी सेल है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल प्राइमरी है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक एग्जाम्पल ये दे देंगे, बाकी हमारी कार बैटरी दे देंगे, ठीक है। हमारा लेड एसिड बैटरी दे देंगे या कोई और बैटरी दे देंगे जो चार्जेबल होती है, ठीक है। मोबाइल की बैटरी दे देंगे, तो वो दोस्तों हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं और ये हमारे कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। जैसे कि इसमें सेकेंडरी सेल की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। वे सेल आते हैं जिनको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, जिनको दोबारा से क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सके, उनको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। अब सेकेंडरी सेल के एग्जांपल देखिए दोस्तों, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी से आज तक लाइनमैन का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा गया हो सेल और बैटरी वाले टॉपिक में से, ठीक है। निकल कैडमियम सेल भी चार्जेबल सेल होता है, निकल आयरन सेल भी क्या होता है, ये चार्जेबल सेल होता है। ये हमारे सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे, इसमें क्या क्या होता है हमारा, ठीक है। लोड पर लेड एसिड, ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ये फर्स्ट जो लाइन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर लेवल के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। देखिए, लोड पर लेड एसिड सेल की वोल्टेज 2 वोल्ट होती है जब लोड जुड़ा होता है, ठीक है। चार्ज लेड एसिड सेल की वोल्टेज जो होती है वो 2.2 वोल्ट होती है। चार्ज की कितनी होती है, 2.2, और लोड पर कितनी होती है, ओनली 2 वोल्ट। डिस्चार्ज लेड एसिड सेल की वोल्टेज होती है 1.8। डिस्चार्ज होने के बाद कितनी होती है, 1.8। और लेड एसिड सेल की चार्जिंग वोल्टेज कितनी होती है, 2.4 वोल्ट। चार्जिंग वोल्टेज अलग है, ठीक है, डिस्चार्जिंग वोल्टेज अलग है। और दोस्तों फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी की वोल्टेज अलग है। और दोस्तों जो लोड पर जो है चार्जिंग वोल्टेज है वो दोस्तों अलग है। ये अलग अलग है और ये दोस्तों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन हल्का सा घुमा के दिया जाता है कि एक लेड एसिड बैटरी में डिस्चार्ज बैटरी है तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी, पर सेल की वोल्टेज कितनी होगी, तो पर सेल की वोल्टेज होगी 1.8। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, डिस्चार्ज होने पर लेड एसिड सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों का रंग सफेद हो जाता है। रंग से रिलेटेड दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैटरी से जुड़े होते हैं, ठीक है। बैटरी से, लेड एसिड बैटरी के ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जैसे कि ये नाम लिखा हुआ है। तो डिस्चार्ज होने पर लेड एसिड सेल की नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट का रंग दोस्तों सफेद हो जाता है, और चार्ज होने पर लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट का रंग स्लेटी हो जाता है और पॉजिटिव प्लेट का रंग जो होता है वो भूरा चॉकलेटी हो जाता है। ये सभी के सभी इस लाइन में और इस सेकंड लाइन में, इसमें जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम जो होगा ना एचपी लाइनमैन का, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड लाइन में क्या बताता है, डिस्चार्ज होने पर लेड एसिड सेल की नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट का लेड सल्फेट के से ढक जाती है, और चार्ज होने पर लेड एसिड सेल नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड से ढक जाती है, पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड से। ये तीसरी जो लाइन है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लोड पर 2 वोल्टेज है, फुल लोड पर 2.2 है, डिस्चार्ज पर 1.8 है, और दोस्तों चार्जिंग के टाइम 2.4 वोल्ट है। इसके अलावा दोस्तों रंग क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्चार्ज होने पर सफ़ेद रंग हो जाता है, और चार्ज होने पर दोस्तों जो नेगेटिव प्लेट है वो स्लेटी की होती है, और पॉजिटिव प्लेट होती है वो भूरी चॉकलेटी रंग की होती है। इतनी ध्यान में रखना दोस्तों आपको, ये बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है।
है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम सावधानियाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार सावधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नई बैटरी को अधिक से अधिक कार्य में लाना चाहिए, जिससे बैटरी क्रियाशील हो जाए, यानी काम करने के लायक हो जाए, ठीक है। जैसे नया बाइक हम लेते हैं, ठीक है, तो उसको यूज ज़्यादा करना चाहिए ताकि वो क्रियाशील हो जाए, उसके जो कंपोनेंट है वो अपने सही सुचारू रूप से कार्य करने के लायक हो जाए। नेक्स्ट जो है, बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैटरी को अधिक दिन तक डिस्चार्ज नहीं रखना चाहिए। अधिक दिन तक डिस्चार्ज रखेंगे तो बैटरी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। 4 लाइन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समय समय पर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा चेक करते रहना चाहिए। यदि कम है तो पानी द्वारा पूर्ण करनी चाहिए। बैटरी की ग्रेविटी 1.8 से 1.18 से कम नहीं होनी चाहिए। बैटरी की ग्रेविटी किससे मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापी जाती है किससे, हाइड्रोमीटर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में मापी जाती है, तो हाइड्रोमीटर से, ठीक है। हाइड्रोमीटर से बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापी जाती है। एक हाइग्रोमीटर होता है, कई बार हाइग्रोमीटर दे देते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मापी जाती है वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। और ये ग्रेविटी 1.18 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर, बैटरी के टर्मिनलों से जुड़ी तारों को खींचकर अलग नहीं करना चाहिए। यानी जो टर्मिनल जुड़े होते हैं बैटरी की प्लेटों पर, उनको खींचकर अलग करोगे तो वो टूट जाएंगे। नेक्स्ट जो है 7 नंबर, बैटरी के टर्मिनलों पर वैसलीन लगी होनी चाहिए, मतलब जो ग्रीस जिसको बोलते हैं वो लगा होना चाहिए ताकि उस पर लेड सल्फेट की तह ना जमे। 8 नंबर है दोस्तों, बैटरी के कनेक्शन सदैव सही करने चाहिए। जो बैटरी के कनेक्शन है वो पॉजिटिव का पॉजिटिव पर लगाना चाहिए, जो रेड वायर होता है वो पॉजिटिव पर लगाना चाहिए, जो ब्लैक वायर होता है वो नेगेटिव पर लगाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर उल्टा आप तार लगा दोगे तो उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है और बैटरी हमारी खराब भी हो सकती है। जो 9 नंबर पार्ट है वो दोस्तों, यदि बैटरी के टर्मिनल पर सल्फेट जमने लगती है तो बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग लगा देना चाहिए। दोस्तों चार्जिंग भी कई प्रकार की होती है। एक ट्रिकल चार्जिंग दोस्तों क्या होती है, कम करंट देकर बैटरी को चार्ज करना। कम करंट, ठीक है, कम करंट देकर बैटरी को चार्ज करने हैं तो उसको दोस्तों हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, ठीक है। जब बैटरी की टर्मिनलों पर सल्फेट की तह जम रही है तो उसको कम करंट देकर चार्ज करें। एक दोस्तों बूस्टिंग चार्जिंग होती है। बूस्टिंग चार्जिंग किसे कहते हैं, अधिक करंट देकर बैटरी को चार्ज किया जाता है, उसको बूस्टिंग चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। अधिक करंट देकर चार्ज करेंगे तो बूस्टिंग चार्जिंग है, कम करंट देकर चार्ज करेंगे तो उसको दोस्तों ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप गलत करोगे, ठीक है। तो आगे दोस्तों थोड़ा सा इनमें किस प्रकार के फॉल्ट होते हैं वो और देख लेते हैं, क्योंकि फॉल्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बार बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेड और एसिड बैटरी जो है दोस्तों, इसका टोटल एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कहीं से भी, वो सारा का सारा दोस्तों यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। सल्फेशन क्या होता है, बैटरी के टर्मिनलों पर लेड सल्फेट की तह जम जाना, उसको दोस्तों सल्फेशन कहा जाता है, ठीक है। सल्फेट की तह जम जाती है, जो कार्बन सा आ जाता है ना दोस्तों बैटरी की प्लेटों पर, जैसे ठीक है ये कोई टर्मिनल है, इसके चारों तरफ कार्बन आ जाता है, ठीक है, जिसको लेड सल्फेट की तह कहा जाता है। सल्फेट की तह जम जाना उसको दोस्तों कहा जाता है बैटरी का सल्फेशन फॉल्ट। किस प्रकार का, सल्फेशन फॉल्ट। इसमें बैटरी की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट जो फॉल्ट है दोस्तों वो है बकलिंग फॉल्ट। अब बकलिंग फॉल्ट क्या होता है, बैटरी के प्लेटों का मुड़ना। बैटरी की प्लेटों का जब दोस्तों आप अधिक लोड देकर बैटरी को डिस्चार्ज करोगे ना, तो ये बैटरी की प्लेटें क्या हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस फॉल्ट को बकलिंग फॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद यह दोष बैटरी डिस्चार्ज रखने व अधिक करंट देकर चार्ज करने से होता है। दोष दूर करने के लिए बैटरी की प्लेटों को बदल दिया जाता है। इन बैटरी की या तो कम दबाव देकर इनको सीधा किया जाए, ठीक है दोस्तों, या इनको बदल दिया जाए, ठीक है। ये इस प्रकार के फॉल्ट जो है वो बकलिंग फॉल्ट के द्वारा कवर किए जा सकते हैं। लास्ट जो फॉल्ट होता है दोस्तों वो होता है हमारा सेडिमेंटेशन। ये फॉल्ट दोस्तों नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ये 3 प्रकार के फॉल्ट बैटरी में पूछे जाते हैं, ठीक है। रासायनिक क्रिया के दौरान बैटरी की प्लेटों में इलेक्ट्रोलाइट का कुछ भाग नीचे गिर जाना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का भाग नीचे नहीं गिरना, बैटरी की जो प्लेट होती है उनका झड़कर नीचे गिरना, ठीक है। बैटरी की प्लेटों का झड़कर नीचे गिरना, इसको बैटरी का सेडिमेंटेशन फॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट नीचे नहीं गिरता है, बैटरी की जो प्लेट होती है उनको थोड़ा थोड़ा नीचे से झड़कर नीचे गिरना, ठीक है, नीचे स्टड के अंदर गिरना, इस प्रकार के फॉल्ट को सेडिमेंटेशन फॉल्ट कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के फॉल्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैटरी से जुड़े हुए, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई जो है वो रहेगा कि बैटरी और सेल और बैटरी से रिलेटेड कोई टॉपिक हमारा अधूरा रह गया। चलिए अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हल्का सा क्वेश्चन है,
सामान्यतः हैंड याचिका फाइल में शुंडाकार होती है। इसको इंग्लिश में समझें, नॉर्मली हैंड फायर इज टेपर। टेपर कहाँ से होती है? तो दोस्तों ये चौड़ाई से टेपर होती है। हल्का सा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नट तथा बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आपने अगर माइक्रोमीटर नहीं देखा है तो जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि माइक्रोमीटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों माइक्रोमीटर है। ये जो यहाँ इस वाला पार्ट है, इसमें दोस्तों ये नट लगा होता है। इसमें क्या लगाता है? नट लगाता है। इसको दोस्तों हम घुमाएंगे तो ये दोस्तों आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा एक टाइप से आउटसाइड माइक्रोमीटर हो जाता है। आउटसाइड इनसाइड ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो माइक्रोमीटर हो जाता है वो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर हो जाता है। चलिए, ये जो माइक्रोमीटर दोस्तों आपको दिख रहा है ना, ये डिजिटल माइक्रोमीटर है। ठीक है, मिक्स है ये डिजिटल और जो हमारा आउटसाइड, ये मिक्स है। ठीक है, ये हमें डिजिट में दिखाएगा। ठीक है, अंक जो है वो किस में दिखाएगा? डिजिट में दिखाएगा। बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य दूरी क्या कहलाती है? एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य, इसको इंग्लिश में समझें, द डिस्टेंस बिटवीन टू टीथ ऑफ ब्लेड इज कॉल्ड। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको पिच कहा जाता है। कई बार हम मार्जिन कर देते हैं, जो हमारा गलत हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? पिच कहा जाता है। आपने मोटरों की वायरिंग के अंदर भी दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामान्यतः हेक्सा ब्लेड का आकार होता है जिसमें ब्लेड कार्य करने के दौरान जकड़ ना जाए। तो दोस्तों इसको हम जिगजैग कहते हैं। सामान्यतः हेक्सा ब्लेड का आकार जिगजैग आकार का होता है। ठीक है, जिगजैग का मतलब दोस्तों आपने देखा होगा, जो हमारी हेक्सा ब्लेड होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, इसी को ही जिगजैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारी हेक्सा ब्लेड हो जाती है। ये दोस्तों अलॉय ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हम अलग वीडियो के अंदर, स्पेशल वीडियो के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों करवा देंगे। धातु की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन सा जो हथौड़ा है वो यूज किया जाता है? तो स्ट्रेचिंग हैमर का इसके अंदर यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी पाइप की मानक लंबाई क्या होती है? पीवीसी पाइप की मानक लंबाई की बात की गई है तो 3 मीटर की मानक लंबाई होती है। टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में भी दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है। और पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसकी मानक लंबाई होती है 3 मीटर। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वायरिंग से जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि रसायन उद्योगों में, ठीक है, रासायनिक उद्योगों के अंदर ज़्यादा अनुकूल कौन सी केबल है? ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो अच्छा जी, लेड कवर्ड जो केबल है वो दोस्तों यहाँ पे यूज़ की जाती है। पीवीसी दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाता है। सीटीएस को दोस्तों केब टायर्ड शीथड के नाम से जाना जाता है। केब टायर्ड शीथड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम वायरिंग के बारे में भी समझें, तो वायरिंग से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कंड्यूट वायरिंग की दोस्तों यहाँ पे बात करें, कंड्यूट वायरिंग के दो सैडल के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? या दोस्तों अगला ही क्वेश्चन हमारा नियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नियम संख्या 49 के अनुसार धारा के रिसाव की अधिकतम अनुपात सीमा क्या है? तो ये हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, इसको डिटेल से दोस्तों समझने के लिए ये जो एक क्वेश्चन रह गया ना बीच में, ठीक है, ये हमारा इस प्रकार 2 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति गुणांक पावर फैक्टर की दोस्तों बात की गई है। पावर फैक्टर मापने के लिए 3 विधियां यूज की जाती है, एक सिंगल वाटमीटर मेथड, एक दोस्तों 2 वाटमीटर मेथड, एक दोस्तों हमारा होता है 3 वाटमीटर मेथड। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, tan थीटा √3 W1 - W2 W1 + W2। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल से हम दोस्तों इसी के टॉपिक में समझेंगे, क्योंकि इस टाइम इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है, ठीक है, सिंगल वाटमीटर मेथड कहाँ यूज किया जाता है, उसमें क्या इसका फॉर्मूला बनता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसमें हम कवर कर लेंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों हम वायरिंग को समझ लेते हैं कि वायरिंग के अंदर जो है किस प्रकार की जो है सैडल, जैसे 2 सैडल के मध्य दूरी क्या होती है, या 2 जो हमारी कैसिंग कैपिंग के अंदर लगाई जाती है उनके बीच की दूरी क्या होती है, या 2 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या कहते हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम इसके अंदर कर लेते हैं। तो ये दोस्तों विद्युतीय वायरिंग से रिलेटेड रूल्स बनते हैं। ये रूल्स दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तो आपका 2 से 4 नंबर का काम तो इन्हीं रूल्स में से हो जाता है, क्योंकि आज तक लाइनमैन का ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें रूल से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे गए हों। ठीक है, सबसे पहला रूल हम पढ़ लेते हैं। वायरिंग के लिए जो वायरिंग सामग्री मार्केट से खरीदी जाती है उस सामग्री पर ISI चिन्ह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हमें बताता है कि वस्तु की गुणवत्ता अच्छी है, जो हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। सबसे पहला रूल यही कहता है।
सेकंड जो रूल है, वायरिंग के स्टार्टिंग के कंट्रोलिंग स्विच लगाना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या लगाना चाहिए, कंट्रोलिंग स्विच लगाना चाहिए, जिससे पूरी वायरिंग की सप्लाई एक साथ बंद या चालू की जा सके। ठीक है, एक साथ बंद या चालू की जा सके, जिसको चेंज ओवर स्विच भी कह देते हैं। हम कई बार चेंज ओवर स्विच यूज़ करते हैं, कई बार एमसीबी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की बात यहाँ पे की गई है। थर्ड नंबर का पॉइंट बताया गया है कि वायरिंग की सुरक्षा के लिए फ्यूज या एमसीबी, फ्यूज या एमसी का उपयोग किया जाना चाहिए। फ्यूज को हमेशा फेज वायर के श्रेणी क्रम में जोड़ें। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट पर सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज को किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को किस वायर में लगाया जाता है, तो फेज वायर में लगाया जाता है। ठीक है, तो वायरिंग की सुरक्षा के लिए फ्यूज या एमसीबी का उपयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ नंबर रूल क्या कहता है कि वायरिंग में उपयोग आने वाले न्यूट्रल वायर को कभी भी उसका कंट्रोल स्विच या सुरक्षा युक्ति से ना जोड़ें। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कोई भी वायरिंग हम करते हैं तो उसका जो कंट्रोल जो है वो फेज तार से स्विच का कंट्रोल होना चाहिए, फेज तार से, ना कि न्यूट्रल से कंट्रोल करें। ठीक है, तो न्यूट्रल वायर के साथ कभी भी फ्यूज नहीं लगाना चाहिए, ना ही न्यूट्रल तार को कभी किसी स्विच के साथ कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, फेज वायर को हमेशा स्विच के साथ कंट्रोल करना चाहिए, और कभी भी न्यूट्रल वायर के अंदर फ्यूज नहीं लगाना चाहिए, हमेशा फेज वायर के अंदर जो है फ्यूज लगाना चाहिए। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाते हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे फिफ्थ नंबर पॉइंट की तरफ। सभी कंट्रोल बोर्ड स्विच को हमेशा फेज वायर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी अभी जस्ट हमने कवर किया है। स्विच सप्लाई में इनपुट टर्मिनल पर ही देना चाहिए, स्विच में सप्लाई इनपुट टर्मिनल पर ही देना चाहिए, आउटपुट पर नहीं देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आउटपुट तो हमारा डिवाइस के साथ हम जोड़ते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे फैन है या दोस्तों कोई भी मशीन है, तो उसको दोस्तों हम आउटपुट में जोड़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, वायरिंग के दो भाग लाइट एंड फैन, वायरिंग के हमेशा दो भाग होना चाहिए, लाइट एंड फैन पावर सर्किट में बांटना चाहिए। ये दोस्तों कम लोड के होते हैं, ये दोस्तों ज़्यादा लोड के होते हैं। इसमें एम्पेयर और वाट दोनों के दोनों हमारे अलग हो जाते हैं। दो प्रकार का लोड हो जाता है, एक तो लाइट एंड फैन लोड, एक होता है दोस्तों पावर लोड। लाइट सर्किट में पतले वायर तथा कम रेटिंग वाली सामग्री का उपयोग, पावर सर्किट में मोटे तार व उच्च रेटिंग वाली सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों लाइट और फैन के लिए आप 1.0 mm का वायर यूज कर रहे हैं, तो पावर के लिए आपको 1.5 mm या 2.0 mm का वायर यूज करना होगा। 2.5 mm के तक तार जो है आजकल यूज किए जाते हैं। 7 नंबर का पॉइंट क्या बताता है, लाइट एंड फैन सर्किट में 10 से ज़्यादा उप सर्किट नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि लाइट एंड फैन में कितने सर्किट होने चाहिए, तो सिर्फ 10 सर्किट होने चाहिए। ठीक है, 10 उप सर्किट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस सर्किट में हम न्यूनतम 10 कंट्रोलिंग पॉइंट जोड़ सकते हैं। सिर्फ कितने पॉइंट जोड़ सकते हैं, सिर्फ 10 पॉइंट जोड़ सकते हैं। 10 विद्युत उपकरणों को सप्लाई दी जा सके, जिसमें सिर्फ 10 विद्युत उपकरणों को सप्लाई दी जा सके। जो पावर जो होता है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके चलें, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पावर सर्किट में 2 से ज़्यादा उप सर्किट नहीं होने चाहिए। यानी दोस्तों जो पावर सर्किट होता है उसमें 2 से ज़्यादा सर्किट नहीं होने चाहिए। बोले तो कम से कम 2 कंट्रोलिंग पॉइंट होने चाहिए, जिसमें पावर वाली 2 बड़ी मशीन या उपकरणों को जोड़ा जा सके। 9th नंबर पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि लाइट एंड फैन वाले परिपथ में 10 पॉइंट में 800 वाट से अधिक पावर खपत नहीं होनी चाहिए। कितने वाट से, 800 वाट से ज़्यादा। पॉइंट कितने रखे जाने चाहिए, सिर्फ 10। और वाट कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक 800। 800 से कम हो सकता है, लेकिन 800 से ज़्यादा पावर खपत उसमें नहीं होनी चाहिए। वो उसके लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के खिलाफ चला जाता है। पावर की दोस्तों बात की जाए तो सिर्फ 2 पॉइंट होने चाहिए और 3000 वाट से अधिक लोड हमारा नहीं होना चाहिए। 7, 8, 9 और 10 ये 4 पॉइंट दोस्तों ऐसे पॉइंट हैं जो हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे IT इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हो, चाहे लाइनमैन का एग्जाम हो, चाहे SSA का एग्जाम हो, चाहे JEE का एग्जाम हो। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, स्विच बोर्ड हमेशा कमरे में इंटर गेट के लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो जहाँ हम एंट्री करते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके चलें। स्विच बोर्ड को फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। ठीक है, किसको, स्विच बोर्ड को फर्श से कितना होना चाहिए, 1.3। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, भवन में स्थापित सभी प्रकार की लाइट की ऊंचाई फर्श से 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 2.25 ये दोस्तों डिजिट आपको याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे कम ऊंचाई पर प्रकाश पूरे कमरे तक बराबर मात्रा में नहीं पहुँचता, इसलिए दोस्तों इसकी ऊंचाई स्टैंडर्ड रखी जाती है 2.25। नेक्स्ट जो है दोस्तों, लगाए जाने वाले छत के पंखों की ब्लेड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए,
2.4 मीटर की ऊंचाई जो है वो जो पंखे के ब्लेड होते हैं उनसी फरस की ऊंचाई होनी चाहिए। अधिक से अधिक आप 3 मीटर भी रख सकते हो अगर आपको प्रॉपर हवा चाहिए, अगर आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से अगर आप वायरिंग कर रहे हो तो। नेक्स्ट जो है दोस्तों, स्नानघर या से बाहर उपयोग की जाने वाली विद्युत सामग्री जैसे लैंप होल्डर, स्विच, सॉकेट आदि जलरोधी वाटर प्रूफ होने चाहिए। अगर बाहर के स्नानघर के अंदर यूज कर रहे हो तो वो कौन सी होनी चाहिए? वाटर प्रूफ। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन ये दोस्तों हमारी नहीं है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है हमारी कंट्रोलिंग बोर्ड के साथ उपयोग किए जाने वाला सॉकेट 3 पिन वाला होना चाहिए। जो भी चीज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलिंग बोर्ड के साथ जो भी यूज़ कर रहे हैं सॉकेट, वो दोस्तों हमारा कौन सा होना चाहिए? 3 पिन होना चाहिए। मोटी पिन को हमेशा अर्थ वायर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। मोटी पिन जो एक जैसे हमारे जो सॉकेट वगैरह होता है तो उसमें एक बड़ा होता है, ये दोस्तों किसके लिए होता है? अर्थ के लिए होता है, ठीक है। और अर्थ हमारी प्रॉपर वायरिंग की अर्थिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, लाइट एंड फैन परिपथ में 5 एम्पेयर। लाइट एंड फैन की दोस्तों बात की गई है। लाइट एंड फैन में 5 एम्पेयर 240 वोल्ट वाला सॉकेट स्थापित किया जाना चाहिए। इस सॉकेट में 100 वाट से अधिक का लोड, यानी पर सॉकेट के अंदर 100 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए, 100 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 800 वाट, टोटल कितना वाट होना चाहिए लाइट एंड फैन में? 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर की बात करें तो इसमें 3 पिन वाला सॉकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सॉकेट में अधिकतम 1000 लोड, 1000 से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वायरिंग में उपयोग सभी धातु की बॉडी वाली सामग्री उपकरण जैसे मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि बॉडी को अर्थ के साथ जोड़ा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 20 नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वायरिंग में उपयोग आने वाले अर्थ तार में कोई भी स्विच या फ्यूज नहीं होना चाहिए। वायरिंग के अंदर उपयोग अर्थ तार की बात की गई है, अर्थ तार के अंदर कोई भी स्विच या फ्यूज नहीं होना चाहिए। फ्यूज हमेशा केवल फेज वायर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये दोस्तों हम कर चुके हैं। 3 फेज की वायरिंग में प्रत्येक फेज वायर के निर्धारित कलर कोड के वायरिंग का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें फेज वायर RYB यानी लाल, पीला और नीला, रेड, येलो एंड ब्लू के अंदर इसका यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों, 3 फेज की वायरिंग में 3 फेज पर लोड का मान समान होना चाहिए। अगर 3 फेज की वायरिंग है तो तीनों फेजों के ऊपर लोड समान होना चाहिए। सर्किट बैलेंस्ड होना चाहिए, इससे वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज अप की समस्या नहीं होती, ठीक है। 3 फेज की अगर आपने वायरिंग कर रखी है तो। किस प्रकार की वायरिंग, नई वायरिंग स्थापित किए जाने के बाद मेगर से जांच दोस्तों, उसको इंसुलेशन टेस्ट जो है वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पाए जाने की स्थिति में सप्लाई को संयोजित जो है के साथ संयोजित करें, मतलब मेगर के द्वारा जो है आपको नई वायरिंग है तो उसको एक बार टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों सबसे सिलेक्टेड जो पॉइंट बनता है 25 नंबर, मेगर द्वारा जब भी वायरिंग करें तो लीकेज करंट का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। लीकेज करंट मान सर्किट की कुल करंट का 1/5000वां भाग, ठीक है, 1/5000वां भाग। इसको दोस्तों आप भाग दोगे तो कुछ 0.2 मिलियन मिली एम्पेयर आएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइट एंड फैन सर्किट तथा पावर सर्किट का इंस्टॉलेशन भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही होना चाहिए। 1956 के रूल्स क्या क्या कहते हैं उसके अंतर्गत ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमारी रह चुकी है वो दोस्तों हमारी ये वाली रह चुकी है कि PVC केसिंग कैपिंग वायरिंग में एक ग्रिप से दूसरे ग्रिप की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंड्यूट के अंदर भी हम यही बात पढ़ रहे थे। वायरिंग के सही परीक्षण के लिए मेगर का ही उपयोग किया जाना चाहिए। ये दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम और कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर में दाखिल होते समय ब्रीदर में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है जो नमी को सुखाता है? तो नमी को सुखाने के लिए दोस्तों सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। यहाँ सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो ये हमारा गलत है, तो सिलिका सेल का जो है यूज किया जाता है। सिलिका जेल को दोस्तों आपने सभी ने देखा भी होगा, जो जिसको ब्रीथर के अंदर जो भरी होती है, ये जैसे कि दिखाया गया है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हमारा जो है कैल्शियम क्लोराइड, देखिए दोस्तों इसके अंदर जो सिलिका जेल भरी हुई है, जो अलग रंग की दिख रही है वो खराब है, जो नीले रंग की दिख रही है वो दोस्तों हमारी क्या है, सही है, ठीक है। तो ये ब्रीदर है जो ट्रांसफार्मर टैंक के साथ नहीं, कंजर्वेटर ड्रम के साथ हमारा जुड़ा होता है, ठीक है। जो ब्रीदर किसके साथ जुड़ा होता है, वो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ये सभी के सभी जो है ये ब्रीदर है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर ड्रम के साथ हमारा जुड़ा होता है।
ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके बाद देखने के बाद ब्रीदर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कवर करो जो है गलत करके आओगे। इसमें देखिए दोस्तों, हमारा जो ये कंजर्वेटर ड्रम है ये लगभग आधा तेल से भरा रहता है और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा ब्रीदर जुड़ा होता है। इसके अंदर दोस्तों ये सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड भरी होती है। इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा नीचे ऑयल भी भरा होता है। ठीक है, जब भी कोई धूल मिट्टी होती है तो वो दोस्तों इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा कंजर्वेटर ड्रम है जो लगभग आधा तेल से भरा रहता है। ठीक है, इसका काम होता है दोस्तों जो हमारा ऑयल होता है उसकी नमी को सोखना और प्योर तेल जो है वो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर दाखिल करना। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पर दोस्तों नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों लगभग बहुत कम टाइम में हम टोटल सिलेबस जो है वो कवर करवा देंगे। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।